गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए अपने यहाँ से, एंड यहाँ से आपके जो भी डाउट्स होंगे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। एंड हो सकता है आपको अगर कोई क्वेरीज हो आपकी यहाँ से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सेशन के, आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। एंड अपना ग्रुप है, आप व्हाट्सएप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन सेशन के अंदर आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ से हम हर एक क्वेश्चन का रैशनल डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शन है जो आपके रैशनल डिस्कस करेंगे, तो क्लास थोड़ी लेंथी होगी। ठीक है, तो आपको अपना कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है एंड किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करना है ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको कैसे क्वेश्चन को रीड करना है ये सब हम देखेंगे। तो आपको पैटर्न फॉलो करना है, सबका डिफरेंट होता है, लेकिन जो अपना यहाँ पे पैटर्न रहेगा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर। सो आप वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि जो और भी रिमेनिंग स्टूडेंट वो भी इस क्लासेस से जुड़ सके एंड इस सेशन का बेनिफिट उन्हें मिल सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। एंड वन मोर थिंग, ये जो क्लास है आपका सीआरपीएफ एंड दिल्ली एंड दोनों के बेस पे डिपेंड है। आपको मतलब कि थ्योरी आएगी तो ये आप चाहे सीआरपीएफ को या दिल्ली का या सीएचओ का हो तभी आप एग्जाम फाइट कर पाओगे, अदरवाइज कोई एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। तो आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, फिर चाहे से आपके सामने एग्जाम कोई सा भी आप अच्छे से फाइट कर सकते हो। ठीक है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप किसका एग्जाम दे रहे हो, आप हमेशा थ्योरी पे कंसंट्रेट करो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर तो वो एग्जाम कोई सा भी इजीली फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट का मोस्ट ऑफ टारगेट क्या होता है, सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस को देखते हो आप, थ्योरी पढ़ो अच्छे से एंड हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर कोई सा भी एग्जाम अच्छे से समझ सकते हो। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 6 hours आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी द नर्स आइडेंटिफाई दैट द ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ब्राइट रेड। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि 6 hours आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी नर्स आइडेंटिफाई करती है 6 hours आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी नर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया कि ड्रेनेज फ्रॉम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब से कुछ ड्रेन हो रहा है, वो किस कलर का है, ब्राइट रेड कलर का है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा है, फर्स्ट एक्शन पूछा है, यहाँ पे नर्स सबसे पहले क्या करेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, पेशेंट के एनजी ट्यूब लगी है और क्या हुआ है, उसको सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने नाम तो सुना ही होगा 2 सर्जरी का, बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड। ठीक है, बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, लिख नहीं पाऊंगा इतना तरीके से मैं। ठीक है, बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड। बिलरोथ फर्स्ट में क्या होता है, इसका आपने नाम सुना होगा गैस्ट्रो डियोडिनोस्टोमी, मतलब कि जो आपका जो गैस्ट्रिक पार्ट है उसको डियोडिनम से अटैच कर दिया था, मतलब कि गैस्ट्रिक को डियोडिनम से अटैच कर दिया तो उसे हम कहते हैं बिलरोथ फर्स्ट, और अगर गैस्ट्रिक पार्ट को जेजुनम से अटैच कर दे तो उसे हम कहते हैं बिलरोथ सेकंड। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई सब टोटल मतलब कि पूरा स्टोमक रिमूव नहीं किया, वहां पे ओनली सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो क्वेश्चन में इतना घूमना नहीं है, आपको सिंपल सा पूछेगा कि यहाँ पे ब्राइट रेड कलर है कितने टाइम पे, 6 hours के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन का आंसर तो आप सब दे ही दोगे, विद इन 72 hours आफ्टर सर्जरी। ठीक है, आफ्टर सर्जरी आपके ब्राइट रेड कलर होते हैं, वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है। क्या होती है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो लिख लीजिएगा आप, फर्स्ट 72 hours में अगर आपके एनजी ट्यूब से ब्राइट रेड कलर आ रहा है, क्यों आ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आपने यहाँ पे सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की है तो ऑब्वियसली सर्जरी तो हुई है, सर्जरी हुई है तो वहाँ पे वुंड भी बना है, वुंड बना है तो वहाँ पे आपने स्टिचेस किए, और जब वुंड हीलिंग होती है गाइस, तो वुंड हीलिंग यानी के साथ साथ में कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहले वुंड हीलिंग प्रोसेस में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। एंड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर आपको पता है म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं, ब्राइट सिक्रेशन भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 72 hours के अंदर नॉर्मल फाइंडिंग है एंड आफ्टर 72 hours अगर ये देखने को मिल रहा है, आफ्टर 72 hours, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एंड एक्शन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए जाके कि सर इस पेशेंट का 72 hours साथ में ये सब देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। तो देखिएगा,
फर्स्ट लिखा है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये तो हम आफ्टर 72 आवर्स करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। क्लैंप द एनजी ट्यूब फॉर 1 आवर्स, कोई मतलब नहीं है, क्यों क्लैंप करोगे उसे, सिक्रेशन उनको बाहर निकालना है या फिर तुम उसे अंदर ही रखना है, ये भी गलत है। डिटरमाइन दैट दिस इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, हाँ नॉर्मल है, विद इन 72 आवर्स हमने पढ़ लिया है, राइट आंसर है। इरिगेट द एनजी ट्यूब विद आइस्ड सलाइन, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो आपका राइट आंसर होता है ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नर्स इज इंसर्टिंग ए एनजी ट्यूब इन ए एडल्ट क्लाइंट, एक एडल्ट क्लाइंट है जिसके नर्स क्या कर रही है, एनजी ट्यूब डाल रही है, एनजी ट्यूब डाल रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कॉन्सेंट्रेट करना लैंग्वेज में, ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्लाइंट बिगन टू कफ and has difficulty breathing, what is the appropriate nursing action, what is the appropriate nursing action। क्वेश्चन को लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे नर्सिंग एक्शन पूछा है, जब पेशेंट को एनजी ट्यूब डाली जा रही है तो पेशेंट के अंदर कफ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है, एंड हमें पता होता है ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका लंग्स है, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एंड इसके जस्ट बगल से आपकी ईसोफेगस जाती है। आपने पेशेंट को माउथ से क्या डाली, एनजी ट्यूब डाली, ये आपने एनजी ट्यूब डाली, ठीक है। अगर आप एनजी ट्यूब डाल रहे हो और ये एनजी ट्यूब आपके ईसोफेगस में ना जाके कहाँ चली गई, ये आपके चली जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो पेशेंट को कफ फील होगा। यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होगी किसके थ्रू, एपिग्लोटिस है, या आपका यहाँ पे एपिग्लोटिस है जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स को नहीं आने देता है। एंड जो कफिंग होता है, आपकी जो कफिंग होती है एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है कि आप उस फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं आना देना चाहते हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, कफ करेगा और उसको सांस में दिक्कत होगी, आप रेस्पिरेटरी उसका एयरवे ब्लॉकेज कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ऑप्शन पढ़ते हैं। क्विकली इंसर्ट द ट्यूब, क्या ट्यूब को इंसर्ट कर दोगे भाई साहब, पहले उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रही है, क्या जाके उसका लंग्स को डैमेज करना है आपको, बिल्कुल गलत है, ठीक है। नोटिफाई द डॉक्टर, डॉक्टर को नोटिफाई करने से क्या पेशेंट की कफिंग एंड जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी सही हो जाएगी, क्या नहीं हो सकती ना, कि डॉक्टर को नोटिफाई कर दो तब तो पेशेंट को आराम मिल जाएगा, हाँ नहीं। रिमूव द ट्यूब एंड री इंसर्ट व्हेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड, कुछ हद तक हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन ही पढ़ ही लेते हैं, क्या पता कुछ नया दे रखा हो। पुल बैक ऑन द ट्यूब एंड वेट अंटिल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे राइट करना है, यहाँ पे आपको ट्यूब को देखो, आप ये भी निकाल दोगे ऑप्शन, ये भी निकाल दोगे ऑप्शन। डाउट्स कहाँ से होता है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन में डाउट्स होता है, आप किस में करें, वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुए तो थोड़ी खेलने लग जाओगे, क्वेश्चन तो लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। तो रिमूव द ट्यूब एंड री इंसर्ट व्हेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड, भाई साहब कोई मतलब नहीं है, आप उससे फिर से रिमूव करोगे, फिर से इसको डाल लोगे, आप बार बार उसका मतलब कि माउथ वाले एरिया से इंजूर करोगे, ठीक है। तो क्या करना आपको, अगर पेशेंट के पास ऐसे कंडीशन डेवलप हो जाती है कि वो कफ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है, तो आप ट्यूब को थोड़ा सा पीछे खींच लेना, पुल बैक कर लेना, और जब पेशेंट की कंडीशन सबसाइड हो जाए, पेशेंट सही हो जाए, उसको सांस आने लग जाए, तो आप फिर से ट्यूब को डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, प्रोसीजर अगेन एंड अगेन पेशेंट के अंदर इंजरी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्यूब को बैक साइड में खींच लेना है, ठीक है। देखिएगा, पुल बैक ऑन द ट्यूब, वेट अंटिल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड, ये आपकी क्या रहेगी, इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा ट्यूब को डालने का, ओके। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ लॉजिक क्लियर होंगे आपके। विच कॉम्प्लिकेशन अकर ड्यूरिंग स्टोमक इरिगेशन बाय एनजी ट्यूब, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, स्टोमक का इरिगेशन कर रहे हो। स्टोमक इरिगेशन मतलब कि मैंने कल वाली जो कोलोस्टोमी क्लास था उसमें बताया था, फ्लशिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग द, अब चाहे वो कोई सा भी एरिया हो वहाँ पे जाके उसको जोड़ दो, स्टोमक यहाँ पे आ जाएगा। तो इरिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लीन करना, वॉश करना, फ्लश करना, इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे इरिगेट कर रहे हो, ठीक है। इरिगेट मतलब वो आप स्टोमक के कंटेंट को बाहर निकाल रहे हो, स्टोमक कंटेंट को बाहर निकाल रहे हो। अब हमें पता होता है स्टोमक के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, शीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स, ठीक है।
दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। जो चीफ सेल्स होती हैं वो आपकी पेप्सिनोजन निकालती हैं, ध्यान से सुनिएगा। एंड पैराइटल सेल्स है आपके HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पैराइटल सेल से क्या क्या निकलता है एंड चीफ सेल से क्या क्या निकलता है। क्लियर यहाँ तक? तो सुनिए, आपके स्टोमक में किसका लेवल बढ़ा हुआ है? HCl का लेवल बढ़ा हुआ है। स्टोमक में HCl का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब कि बॉडी क्या है, स्टोमक क्या है, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक। आपने इरिगेशन किया एंड आपने HCl को बाहर निकाल लिया। HCl को क्या कर दिया आपने? रिमूव कर लिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। तो बताओ वहाँ पे क्या बच गया? बेसिक मीडियम बच गया ना, बेसिक मीडियम बच गया। एंड बेसिक क्या होता है आपका? बेसिक मतलब कि पेशेंट के अंदर pH मोर देन 7, हाँ यही होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, क्या पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया होगा, क्या पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया हो गया, क्या पेशेंट में हाइपोकैलेमिया होगा, या पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया होगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि सर हाइपोकैलेमिया होता कैसे है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रट रखा है सबने कि अगर pH लेस देन 7 हो, एसिडिक होती है तो हाइपरकैलेमिया होता है, यही रटते हो सभी लोग। हाँ, और अगर मोर देन 7 हो तो हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। ये होता कैसे है यार, ये समझ नहीं आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना सभी। ये आपकी सेल है एंड सेल्स के अंदर क्या होता है, हमेशा पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है। एंड ये आपका ये मतलब कि ये तो मैं कह सकता हूँ इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, और ये बाहर क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में किसका लेवल ज़्यादा होता है? सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, आपका स्टोमक क्या है? स्टोमक क्या है आपके बॉडी के अंदर? यहाँ पे आपके HCl का लेवल कम हो गया, यहाँ पे यही बात कहना चाहता है, क्योंकि आपने इरिगेट करके बाहर निकाल लिया। मतलब कि HCl का कम होना मतलब H+ आयन का कम होना, ठीक है, बात समझ आ रही है सभी को? H+ आयन का कम होना। तो ध्यान से सुनिएगा, अब बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। बॉडी क्या करती है कि बॉडी के अंदर कंपनसेट मैकेनिज्म स्टार्ट होती है एंड ये इस H+ आयन को इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको पोटेशियम पता होता है, बाहर भी होता है 3.5 to 5.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ठीक है, ये पोटेशियम बाहर भी होता है। एंड यहाँ पे आपके H+ का आयन अंदर सेल में भी होता है और बाहर भी होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इतनी बात समझ आ गई है। देखो अब बॉडी के अंदर बाहर तो क्या है, H+ आयन डिक्रीज है और पोटेशियम का लेवल ठीक है, सही है। तो क्या करता है, अब ये अगर मैं कहूँ कि ये H+ आयन अगर बाहर आ जाए तो बॉडी के अंदर H+ का आयन बढ़ सकता है ना, H+ का लेवल बढ़ सकता है अगर ये H+ बाहर आ जाए। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन चैनल प्रेजेंट होते हैं सेल्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये क्या करती है, ये बाहर वाला पोटेशियम इसको तो अंदर ले लेती है और ये H+ आयन कंटिन्यू बाहर आता रहता है। तो बताओ बाहर का पोटेशियम तो किस में चला गया, सेल के अंदर चला गया, और ये है जो बाहर आता गया, हाँ ये वाला है, ये जो है बाहर आता गया और ये जो अंदर आता गया। तो बताओ बॉडी में क्या हुआ, हाइपोकैलेमिया हुआ कि नहीं हुआ कंपनसेटरी मैकेनिज्म से? इसी तरीके से हाइपोकैलेमिया होता है एंड जस्ट इसका अपोजिट हाइपरकैलेमिया होता है अगर एसिडोसिस की कंडीशन होती है तो। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आएगा। सो राइट आंसर इज हाइपोकैलेमिया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4, आई होप समझ आया होगा सभी को। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रैकियोस्टोमी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। लगाइए सभी आंसर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रैकियोस्टोमी, तब तक सभी आंसर क्या करते हैं मैं भी तो देखूँ। ओके, सब रट के रखते हैं। फर्स्ट कौन सी होती है, सेकंड पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेना, आप सभी के आंसर चेंज हो जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट पे दिया आंसर। ओके, हम शुरू करते हैं। ट्रैकियोस्टोमी क्या होती है, अगर आप इंसिजन लगा देते हो ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया मतलब कि क्या है आपका, देखिए ध्यान से सुनना, ये क्या है आपकी इस्थमस ग्लैंड है। अगर आप इस इस्थमस से ऊपर, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का जो एच पार्ट होता है यहाँ पे इस्थमस प्रेजेंट होता है, इस वाले पार्ट को इस्थमस कहते हैं। इसके ऊपर सेकंड एंड थर्ड रिंग प्रेजेंट होती है, इसके नीचे थर्ड एंड फोर्थ रिंग प्रेजेंट होती है ट्रैकिया की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस्थमस के ऊपर सेकंड एंड थर्ड रिंग होती है, थर्ड एंड फोर्थ रिंग होती है।
इस्थमस के नीचे जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके मिडिल पॉइंट को हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है। जो आपका थायराइड ग्लैंड का लगभग जो वेट होता है 25 ग्राम इसका वेट होता है, एंड 25 ग्राम वेट होता है तो सबसे बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपसे एग्जाम में पूछ ले तो थायराइड ग्लैंड हो वो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना सभी, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि सर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी थी ट्रैकियोस्टोमी की। तो देखो अगर इस्थमस से ऊपर देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो है आपकी थर्ड एंड फोर्थ रिंग। थर्ड एंड फोर्थ रिंग होती है, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्रैकियोस्टोमी की फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन होती है सेकंड एंड थर्ड रिंग। सेकंड एंड थर्ड रिंग होती है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, ये सेकंड होती है। ओके, आप क्वेश्चन में पूछा सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रैकियोस्टोमी क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो थर्ड एंड फोर्थ तो आपने पढ़, ये तो फर्स्ट हो गई तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो वाला तो होगा ही नहीं। लेकिन ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड मतलब सेकंड मोस्ट कॉमन तो कौन सी वाली राइट होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, ये याद करने का तरीका बता देता हूँ, रटना नहीं पड़ेगा। टी मतलब ट्रैकियोस्टोमी भी आ रहा है, टी से मतलब थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ये आपको याद रखना है टी से, तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है, और इससे जस्ट सेकंड मोस्ट पूछ ले तो आपको ये वाली करना है। ओके, आई होप सभी का यहाँ तक सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग सक्शन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी, ड्यूरिंग सक्शन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी द नर्स ऑब्जर्व ब्रेडिकार्डिया इन द पेशेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स। तो क्या पूछना चाहते हैं क्वेश्चन में, सक्शन कर रहे हो ट्रैकियोस्टोमी के थ्रू, ट्रैकियोस्टोमी के थ्रू सक्शन कर रहे हो और उस दौरान क्या होता है पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया ऑब्जर्व करती है नर्स। पेशेंट में नर्स ने ब्रेडिकार्डिया मतलब कि लेस देन 10 ब्रीथ, बीट आएगा नॉट ब्रीथ, लेस देन 10 ब्रेडिकार्डिया है ना, तो ब्रीथ नहीं है आपका, ब्रेडिकार्डिया है तो लेस देन 60 बीट पर मिनट, ठीक है। एंड ब्रेडिपनिया का मतलब होता है लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट। तो ये भी आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना कि ऑप्शन में ब्रीथ दे रखा है, बीट दे रखा है। ओके ओके, इतना समझ आ चुका है। नर्स क्या कर रही है, सक्शन कर रही है ट्रैकियोस्टोमी के थ्रू। नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया है, ब्रेडिकार्डिया ऑब्जर्व किया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सक्शनिंग। तो क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, स्टॉप द सक्शन एंड हाइपरवेंटिलेशन, या फिर सक्शन करते ही रहोगे। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में वैसा पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं, पेशेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर आप देखो सक्शनिंग का टाइम होता है 5 to 10 सेकंड होता है सक्शनिंग का टाइम, एंड मोर देन 15 सेकंड कर सकते हो, मोर देन 15 सेकंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नेवर मोर देन 15 सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है ऑलवेज 5 to 10 सेकंड। अगर आप 10 सेकंड से ऊपर चले जाते हो तो पेशेंट के अंदर वहां पे ब्रेडिकार्डिया कोज होने लगता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट में जो हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को बिफोर सक्शनिंग एंड आफ्टर सक्शनिंग ऑलवेज क्या करते हो, हाइपर वेंटिलेट करते हो। 100% ऑक्सीजन दी जाती है ताकि पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गया है तो वही बात है, स्टॉप करो सक्शन को एंड हाइपर वेंटिलेट करो। ट्यूब को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पुल बैक कर लिया एनजी ट्यूब की जैसे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 इज The nurse get to see the respiratory distress syndrome when she insert a suction catheter into trachea. When is the nursing? What is the nursing priority? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो ट्रैकियोस्टोमी होते हैं उसमें सक्शन कैथेटर को कितना फ्रेंच का लेते हो, 14 फ्रेंच के एडल्ट के अंदर है, ठीक है। 14 फ्रेंच के एडल्ट के अंदर होता है जिसको ग्रीन कलर का होता है। ओके, एंड आपको क्या करना है यहाँ पे, वन मोर थिंग, और कितना इंसर्ट करते हो आप, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि कितना इंसर्ट करते हो आप। तो आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे किस कैथेटर को 6 to 8 इंच, आपको कैथेटर को इंसर्ट करना है कितना, 6 to 8 इंच आपको कैथेटर को इंसर्ट करना है ट्रैकियोस्टोमी के अंदर, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। एंड
अगर आपसे पूछ ले कि बच्चों के अंदर है जो सक्शन कैथेटर की साइज क्या होती है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा ध्यान से। जो इन्फेंट होते हैं इन्फेंट एंड कौन सा चिल्ड्रन, ठीक है, एंड एडल्ट, बस यही तो इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। तो इन्फेंट के अंदर जो सक्शन कैथेटर की जो कलर कोडिंग होती है एंड साइज होती है 5 to 8 फ्रेंच, 5 to 8 फ्रेंच, 8 to 10 फ्रेंच एंड 12 to 18 फ्रेंच। तो यहाँ पे एवरेज आप 14 ले सकते हो। ठीक है, जो फ्रेंच में सब डाटा ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके कलर कोडिंग मैं आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर डाल दूंगा एक बार, इनके जितने भी इनके कलर कोडिंग होती है। तो आपको यहाँ पे कौन सा लेना है एडल्ट के लिए, तो 14 लेना है। ओके 14। एक और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ट्रैकियोस्टोमी की जो साइज होती है वो क्या होती है, तो ट्रैकियोस्टोमी होती है लेस देन 1 ईयर होती है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, पहले बात तो आपको ध्यान रखना है। 5 से 9.5 mm ये आपकी अवेलेबल साइज होती है ट्रैकियोस्टोमी की, एंड 5 से 7.5 mm होती है ये चिल्ड्रन के अंदर होती है। ठीक है, एंड एडल्ट के अंदर होती है 8 से 9.5 mm ये एडल्ट के अंदर होती है ट्रैकियोस्टोमी की साइज होती है। ओके, क्लियर यहाँ तक सभी को? तो सुनिएगा ध्यान से, आप सक्शन कर रहे हो और आपने पेशेंट के अंदर क्या डाला है, सक्शन कैथेटर डाला है, तो पेशेंट के अंदर क्या हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होने लग गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट में डेवलप होने लग गया। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पढ़ते हैं, पुल बैक द कैथेटर, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्यूमेंटेशन, विड्रॉल द कैथेटर। अब देखो, आप मुझे पता है ये वाला भी निकाल दोगे, ये वाला ऑप्शन भी निकाल दोगे, आप डाउट होगा इस वाले में एंड इस वाले में, है ना। तो पुल बैक, भाई साहब पुल बैक करके क्या करोगे आप, तो ये बता दो मुझे, क्या पेशेंट के अंदर वो सही हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, हाइपोक्सी हो चुका है पेशेंट में, आपको पता हो तो हाइपोक्सी हो चुका है वहाँ पे, पुल बैक करने से ऑक्सीजन की कमी नहीं वहाँ पे उसकी कंप्लीट हो जाएगी। कैथेटर को विड्रॉ करो, बाहर निकालो, अभी क्वेश्चन आया था, एंड 100% ऑक्सीजन दो, पेशेंट की कंडीशन सबसाइड हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये आपको ये सब करना है। एंड एक और बता देता हूँ आपको यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे जो पोर्टेबल, जो आपका पोर्टेबल सक्शन प्रेशर होता है, एक वाल सक्शन प्रेशर होता है। तो पोर्टेबल मतलब कि जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, और वाल मतलब दीवार में लगे होते हैं। तो मैं इनका सक्शन प्रेशर बताना चाहता हूँ, याद करने की ट्रिक बताता हूँ आप सभी को। तो आपको क्या करना है यहाँ पे गाइस, आपको लिखना है सबसे पहले प्री टर्म लिखना है आपको, टर्म में बीज लिखिएगा। ठीक है, चाइल्ड लिखना है एंड एडल्ट लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो 40 to 60 mmHg, 40 to 60 mmHg, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 140, ये आपको ध्यान रखना है। 40 to 60 mmHg, 60 to 80 mmHg, 80 to 100 mmHg एंड 120 mmHg, नॉट 40, 120 mmHg, ये आपको याद रखना है। एंड ये आपको एग्जैक्ट डाटा बता दिए मैंने, ये याद करने का तरीका भी रहेगा आपको कैसे याद करना है। आपको ये एज ग्रुप याद रखने हैं, एडल्ट, चिल्ड्रन, टर्म एंड प्री टर्म। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आरडीएस का पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर कितना पोर्टेबल सेक्शन रखते हैं, प्री टर्म के अंदर तो देखी जाती है आरडीएस की कंडीशन, तो ये वाला सक्शन प्रेशर रखते हैं। हम यहाँ पे कितना रखेंगे एडल्ट के अंदर, 100 to 120 mm ऑफ Hg, एंड इसको हम कितना बढ़ा सकते हैं, 150 mm HHg तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर वहां पर सिक्रेशन ज्यादा है तो। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विड्रॉल द कैथेटर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो मैंने बताए हैं, वो क्वेश्चन आ चुका है जो आपको एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, कैसा पूछा जाएगा, साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब इन न्यूबॉर्न, एंड ईटी ट्यूब होती है वो न्यूबॉर्न में यूज कर सकते हैं। ईटी ट्यूब है गाइस, जो ईटी ट्यूब है वो जो बच्चे होते हैं उनमें यूज की जा सकती है, जबकि ट्रैकियोस्टोमी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको देखो मैं साइज बताता हूँ, 2.5 to 3.5 mm होती है। ठीक है, देन 4 to 4.5 mm, ठीक है, एंड 8 to 9.5 mm। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये वाली जो साइज होती है, ये जो साइज होती है ये न्यूबॉर्न की होती है,
ये न्यूबॉर्न की होती है, ये चिल्ड्रन की होती है या इन्फेंट या चिल्ड्रन दे दिया आपसे, एंड ये जो साइज होती है वो एडल्ट की होती है। ठीक है, ये जो साइज होती है वो एडल्ट्स की होती है। तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब क्वेश्चन में पूछा है द साइज ऑफ ईटी ट्यूब इन न्यू बोर्न बेबी, लेकिन ऑप्शन में तो उसने 2.5 भी दे रखा है, 3.5 भी दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम इसको राइट करें या इसको राइट करें। सारे ही राइट दे रखे इसमें, अगर एज ग्रुप के हिसाब से भी याद नहीं रहा तो आपको तब तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से निकालना आपको। ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा है 2.5 to 3.5 किसके लिए है, न्यू बोर्न बेबीज के लिए। तो 2.5 तो होती है प्री टर्म बेबीज के लिए एंड 3.5 होती है टर्म बेबी के लिए। एंड क्वेश्चन में इसने एज ग्रुप मेंशन नहीं किया, मतलब क्या लेके चलोगे, टर्म बेबीज। तो राइट आंसर इज 3.5। एंड बच्चों जो चिल्ड्रन आ गए उनमें 4.5, एडल्ट के अंदर आ गई आपकी 8.5 वाली, ये आपकी किसके लिए है, प्री टर्म के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये वाला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 8, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंक्चर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इन चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो कैसे करना है आपको इसको राइट आंसर। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, स्टूडेंट इस पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होता है, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं कि एडल्ट वाले को मोस्ट कॉमन मान के चलते हैं, है ना। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लंबर पंक्चर, तो सबसे पहले लंबर पंक्चर्स के लिए आपके पास जो पोजीशन होती है, लंबर पंक्चर की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होगी, फीटल एटीट्यूड, फीटल एटीट्यूड। ठीक है, या फिर सी से पोजीशन यूज कर दो। ओके, ये तो आप पोजीशन राइट करना। ओके, अदरवाइज आप पोजीशन के अलावा आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लंबर पंक्चर के लिए हम पेशेंट को लंबर पंक्चर करते वक्त पोजीशन तो ये देंगे, आफ्टर लंबर पंक्चर पोजीशन कौन सी देंगे, तो आफ्टर लंबर पंक्चर आपको पोजीशन को फ्लैट सुपाइन पोजीशन देनी है। कौन सी वाली, फ्लैट सुपाइन पोजीशन देनी है। ठीक है, विदाउट पिलो, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये ऋषिकेश में आ चुका है। विदाउट पिलो, पिलो मत लगा देना, कहीं आराम के लिए उसको पिलो लगा दो ताकि मजा आएगा उसे। क्यों पिलो क्यों नहीं लगाते हैं, टू प्रिवेंट पोस्ट प्रोसीजर हेडेक, पेशेंट को हेडेक ना उससे प्रिवेंट करने के लिए। तो ये भी आपका राइट आंसर होता है कि यहाँ पे इस तरीके से आपका। ठीक है, आप क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट कॉमन साइट पूछना चाहता है, ये साइट कौन सी यूज करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जो एडल्ट होते हैं आपके, एडल्ट के अंदर हम L3 एंड L4 यूज करते हैं। L3 L4, सर L2 क्यों नहीं करते हैं, L2 इसलिए नहीं करते हैं कि जो एडल्ट के अंदर जो आपकी जो ये स्पाइनल कोड होती है, ये आपके लगभग जो आपका L1 से बिलो एंड L2 से अबोव होती है। L1 से तो बिलो होती है एंड L2 से अबोव होती है। ध्यान से सुनना है, एडल्ट के अंदर जो स्पाइनल कोड होती है वो L2 से तो अबोव होती है एंड L1 से बिलो होती है। तो एक का गैप रख के चलते हो आप। ठीक है, L2 एंड L3 के बीच का गैप रख लिया आपने एंड L4 आप मोस्ट कॉमन मानते हो एडल्ट के अंदर। ठीक है, ये किसके लिए है, एडल्ट के लिए है। एंड जो बच्चे होते हैं, बच्चों का सुन लेना, बच्चों का, तो बच्चों के अंदर जो स्पाइनल कोड होती है वो L2 से तो नीचे होती है, L2 से तो नीचे होती है एंड L3 से अबव होती है। ठीक है, मतलब अप टू L3 तक होती है। तो आप L3 एंड L4 का गैप रख के चलते हो बच्चों में ताकि इंजरी ना हो। आप तो एक एक्स्ट्रा चलोगे, हाँ हम समझदार है इसलिए हम पेशेंट को हम रिस्क नहीं ले सकते, हम तो थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेंगे। तो आप बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट मानते हो वो कौन सी मानते हो, L4 एंड L5, L4 एंड L5, ये आपको नीडल इंसर्ट करनी है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अब आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि यहाँ पे तो पूछ लिया, इसने मेंशन कर दिया चिल्ड्रन में, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंक्चर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे राइट आंसर कर दोगे आप ये वाला, कौन सा वाला किया आपने, L4 एंड L5। लेकिन अगर पूछ ले व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लंबर पंक्चर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ना एडल्ट दे रखा हो उसने और ना चिल्ड्रन दे रखा हो उसने, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक ही क्वेश्चन का राइट आंसर करना है L4 एंड L5, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑलवेज, जब एज ग्रुप मेंशन ना कर रखा हो, ध्यान से सुनिएगा, एज ग्रुप मेंशन ना कर रखा हो तो L4 L5 आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी
L3 L4 होगी आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगी, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखना, ये बात सेट कर लेना माइंड में, की पॉइंट पे चिपका दीजिएगा इन्हें ले जाके, ओके। एंड वन मोर थिंग सर, यहाँ पे जो लंबर पंक्चर के लिए जो नीडल होती है वो कितने गोज की होती है, तो आपको ये भी एक राइट आंसर करना है। तो आप क्या करोगे, एडल्ट के अंदर जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर आप 25 गोज की नीडल यूज करते हो, 25 गोज 25 गोज की। एंड जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर आप जो नीडल यूज करते हो 22 गोज की यूज करते हो, ओके। क्लियर यहाँ तक सभी को, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ओके। क्वेश्चन नंबर इज व्हाई इज द CSF ऑफ टर्बिड कलर। CSF का टर्बिड कलर क्यों देखा जाता है, हाँ। तो पहले आप CSF का आपको नॉर्मल कलर तो पता होना चाहिए, तभी तो आप टर्बिड कलर बताओगे। तो ब्राइट क्रिस्टल होता है वो CSF का नॉर्मल अपीयरेंस होता है, कौन सा, ब्राइट क्रिस्टल। जो ब्राइट क्रिस्टल कलर होता है, क्रिस्टल लिख देता हूँ वरना अभी आप कहोगे कि सर दिखा ही नहीं, CRYS क्रिस्टल कलर, ठीक है। ब्राइट क्रिस्टल होता है वो CSF का नॉर्मल अपीयरेंस होता है, ओके। अब यहाँ पे पूछा CSF और टर्बिड कलर, तो इसका टर्बिड कलर क्यों होता है, जब जब पेशेंट में इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो इसका टर्बिड कलर देखने को मिलता है, ओके। टर्बिड कलर देखने को मिलता है जब जब पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन की कंडीशन में आपको कौन सा कलर देखने को मिलता है, टर्बिड कलर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे तो पूछा है कि सर इन्फेक्शन कौन सा, बैक्टीरियल, वायरल या बोथ बी एंड सी। तो देखो इन्फेक्शन दो टाइप का होता है, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे मैं कुछ बात समझाना चाहता हूँ, जब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल तो इंक्रीज होता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंड वायरल इन्फेक्शन के अंदर इंक्रीज ग्लूकोज लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है वायरल इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर डिक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड यहाँ पे डिक्रीज प्रोटीन लेवल, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसका लेवल बड़ा होता है, प्रोटीन का लेवल बड़ा होता है। तो बताओ यहाँ पे दोनों आंसर राइट होंगे कि नहीं होंगे, बोथ बी एंड सी। टर्बिड कलर पूछा है, टर्बिड कलर इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। एंड जो अब नाउ ब्लैक कलर ऑफ स्पुटम इज नोटेड। तो जो ब्लैक कलर ऑफ स्पुटम, स्पुटम का ब्लैक कलर क्यों देखा जाता है, आपको ये यहाँ पे पूछा है। तो ब्लैक कलर आपको पता है कि स्पुटम का जो ब्लैक कलर है वो कौन कौन सी कंडीशन में देखा जाता है। ब्लैक कलर मतलब कि ऐसे पेशेंट जो मतलब कोई फैक्ट्री में वर्क करते हो, जैसे कोलामाइन फैक्ट्री हो गई, हाँ, या जैसे कोई चैन स्मोकर हो गए जो स्मोकिंग करते हों, ऐसे ऐसे पेशेंट जो ये सब चीज़ें करते हैं उनके अंदर आप ये सब देख सकते हो। कौन से वाला कलर, ब्लैक कलर, मतलब कि तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोलामाइन जो वर्कर होते हैं उनके अंदर भी ब्लैक कलर देखा जाता है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री होती है, जैसे कोयले की फैक्ट्री होती है, कोयले का एग्जाम्पल, तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन काम कर रहा होता है तो उस पर्सन के अंदर किसका क्या कौन से टाइप का वो देखा जाता है, ब्लैक कलर स्पुटम, ब्लैक कलर का स्पुटम देखने को मिलता है, ओके। एंड निमोनिया के अंदर, निमोनिया का ऑप्शन भी दे रखा है, तो निमोनिया के अंदर आपको जो रस्टी कलर होता है ना, रस्टी कलर देखने को मिलता है निमोनिया के अंदर, ओके। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ स्पुटम कलर बताने जा रहा हूँ, तो आपको उन्हें नोट करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको उन्हें नोट करना है। अलग अलग स्पुटम एनालिसिस कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और आपको सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट लिखना आप, अगर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस हो, अगर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस हो तो वो क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग है स्पुटम की, ठीक है। ऑर्डरलेस एंड कलरलेस नॉर्मल फाइंडिंग है। सेकंड आता है इफ ब्लैक कलर हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पेशेंट की बॉडी में कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। एंड कार्बन कब कब होता है, कोलामाइन वाले पेशेंट में, एंड चैन स्मोकर, ठीक है, चैन स्मोकर, ओके। ये सेकंड। अगर पूछ ले ब्राउन कलर ऑफ स्पुटम, ब्राउन कलर स्पुटम को क्यों देखा जाता है, तो आप करना ड्यू टू
नेक्रोसिस हो गया है वहाँ पे, नेक्रोसिस की वजह से, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब कि सेल डेड होने लगी है, ओके, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी जिसकी वजह से ब्राउन कलर देखने को मिलता है। देन फोर्थ आता है यहाँ पे येलो कलर, येलो कलर ऑफ स्पुटम, वो क्यों देखा जाता है? तो आपको क्या करना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पस, पी से पीला याद रखिएगा, ठीक है, पी से पीला याद रखना, पस। फिफ्थ आता है रस्टी कलर, ये इंपॉर्टेंट है, सारे आ चुके एग्जाम्स के अंदर, आपसे पूछेगा, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। ड्यू टू निमोनिया, पेशेंट में निमोनिया हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, ठीक है, निमोनिया, रस्टी कलर की, रस्टी कलर देखने को मिलता है स्पुटम का। एंड वाइट एंड म्यूकोइड, वाइट एंड म्यूकोइड, तो ये आपको बताना है। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा एंड पल्मोनरी टीबी, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा एंड पल्मोनरी टीबी, वाइट एंड म्यूकोइड कलर, ठीक है। और क्या हो सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, वाटरी एंड ब्लड स्टेन्ड, वाटरी एंड ब्लड स्टेन्ड, तो ये आपको बताना है कौन से वाले पेशेंट में, पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट में, जिनकी थ्योरी क्लियर होगी, जिन्होंने पढ़ रखा वो सब चीजें उनकी रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पे। तो पल्मोनरी एडिमा वाले व्हाइट एंड ब्लड कलर, ब्लड स्पुटम देखने को, ब्लड स्टेन स्पुटम देखने को मिलता है। एंड एक और क्वेश्चन बनता है विस्किड येलो एंड ग्रीन कलर, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियो एक्टाइसिस, ब्रोंकियोस्टैसिस, ब्रोंकियोस्टैसिस में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे तो क्या होता है, स्पुटम रुक जाता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपको दो कंडीशन हो गई ये वाली। अब जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अगर पिंक कलर का स्पुटम आ रहा है, पिंक कलर का स्पुटम आ रहा है, तब भी आपको क्या करना है, पल्मोनरी एडिमा करना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पुटम के नेचर मैंने आपको समझाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप उनको नोट कर लेना। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चाल्की व्हाइट कलर लाइक स्टूल, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके क्या क्या राइट होंगे मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखो फर्स्ट वाला, हिस्प्रंग डिजीज मतलब कि कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक, कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, कंजेनाइटल एगैंग्लियोन मतलब कि कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक होता है इस डिजीज का नाम। उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती है लार्ज कोलोन के अंदर, और अपने को पता होता है पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज कब होते हैं, जब वहाँ पे क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होगी, और ये सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, स्टूल पास आउट नहीं होगा बच्चे के अंदर। और क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अगर अप टू 24 आवर्स तक अगर स्टूल पास आउट नहीं होता है नियोनेट में, तो कंडीशन कौन सी होती है, स्प्रंग डिजीज, कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। तो इसका दूसरा नाम आता है, ध्यान से सुनिएगा, कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ये इसका दूसरा नाम भी आता है, इसे स्प्रंग डिजीज भी कहते हैं। तो पेशेंट के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं होती, लार्ज इंटेस्टाइन के मोस्ट कॉमन साइट पूछ ले तो आप पूछना रेक्टोसिग्मोइड कोलोन, क्या बताओगे, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट होती है स्प्रंग डिजीज के अंदर। एंड यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट में 24 आवर्स तक स्टूल पास नहीं कर पाते, इसे स्प्रंग डिजीज कहते हैं। और यहाँ पे जो स्टूल देखा जाता है वो रिबन लाइक स्टूल देखा जाता है लेट चिल्ड्रन के अंदर। अगर नियोनेटो पूछे तो 24 आवर्स तक स्टूल पास नहीं करता, अगर बच्चा चिल्ड्रन है, ओल्डर एज है, तो उसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। कंडीशन क्या होगी, स्प्रंग डिजीज। एक और होता है कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में भी कौन से टाइप के स्टूल देखा जाता है, रिबन लाइक स्टूल देखा जाता है, ठीक है। ये आपका स्प्रंग डिजीज से क्वेश्चन है। इंटुसप्शन, इंटुसप्शंस का मतलब क्या होता है कि आपका कोलोन का एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट में स्लाइड हो जाता है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कोज होता है,
ठीक है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ऐसे कंडीशन में जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, जेली लाइक स्टूल। एंड ये क्वेश्चन आ चुका है रायपुर एम्स से रिसेंटली। रायपुर एम्स में 200 पोस्ट वाली जो वैकेंसी है उसमें ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली। तो इंटरसेप्शन में होते हैं उसमें, इंटरसेप्शन जेली लाइक स्टूल देखा जाता है। बेरियम सल्फेट, अब ऑप्शन तो एक ही बचा अपने पास, बेरियम सल्फेट, तो राइट आंसर बेरियम सल्फेट। उसमें चॉल्की व्हाइट कलर स्टूल देखने को मिलते हैं, मतलब कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है अगर ये देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका बेरियम है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल रहा है, नॉर्मल फाइंडिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, विच पोजिशन इज प्रोवाइड आफ्टर लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के बाद में आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? तो लीवर बायोप्सी, नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको लीवर बायोप्सी से क्वेश्चन बनता रहा है यहाँ पे कि पोजीशन आफ्टर पूछा है, नॉट ड्यूरिंग, आफ्टर पूछा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको राइट आंसर क्या करना है? तो देखो पर्सन के अंदर आप क्या करते हो, इंसिजन लगाते हो पेशेंट के बॉडी के ऊपर, आपके लीवर के यहाँ से आपने बायोप्सी की है। तो बायोप्सी आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो ओपन तरीके से या फिर ऑपरेशन या फिर क्लोज तरीके से। तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे प्रीफरेबल होती है वो क्लोज लीवर बायोप्सी होती है, जिसे परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी भी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन यूज की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। देखो मैं बताना चाहता हूँ, जो बायोप्सी के लिए जो हम नीडल यूज करते हैं, बायोप्सी के लिए हम दो टाइप की नीडल यूज करते हैं, लिख लीजिएगा, सिल्वर मैन निडिल एंड दूसरी आती है आपकी मैगिनी निडिल। सिल्वर मैन निडिल एंड मैग्नी निडिल, ठीक है, ये दो टाइप की हम निडिल यूज करते हैं। एंड यही निडिल्स हम आपकी जो रिनल बायोप्सी होती है वहाँ पे भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो आप सैंपल लेते हो आप उससे किस में प्रिजर्व करते हो? तो आप राइट आंसर करना फॉर्मेलिन में, सैंपल को फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। एंड यूरिन को किस में प्रिजर्व करते हैं? मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन होता है बोरिक एसिड, जो 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करते हो ना, उसको बोरिक एसिड में आप प्रिजर्व करते हो। वहाँ पे फॉर्मेलिन लीस्ट यूज होता है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज होता है फॉर्मेलिन, ठीक है। तो सर आफ्टर की बात करते हैं, पहले की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर तो आप पेशेंट को क्या करना है? सुपाइन पोजिशन दे दो, पहले तो बायोप्सी करनी है ना आपको, सुपाइन पोजीशन दो। सुपाइन पोजीशन के साथ में आपके पेशेंट के, मतलब आपका लीवर कौन सी साइड सिचुएटेड होता है? राइट साइड सिचुएटेड होता है ना। तो राइट साइड के अंदर जो पेशेंट की जो कमर होती है, वेस्ट वाला एरिया, वहाँ पे आप एक पिलो अप्लाई करना, एक पिलो भी अप्लाई करना है आपको, ठीक है। एक पिलो अप्लाई करना है। पेशेंट का जो हैंड है उसको अपने हेड के नीचे रखने के लिए कहना, ठीक है। जो हैंड होता है, राइट हैंड होता है पेशेंट का, उसको अपने हैंड के, अपना जो उसका सर होता है उसके पीछे रख लेगा वो। तो जो एरिया है वो काफ़ी विजिबल हो जाएगा वहाँ पे। अब आपको साइट कौन सी है यहाँ पे बायोप्सी करने के लिए? तो जो 8 and 9 इंटरकोस्टल स्पेस, ये आपकी बायोप्सी नीडल की, एंड कौन सी साइड में? राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में ये आपकी क्या होगी? बायोप्सी नीडल को इंसर्ट करने की साइट होगी। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या दोगे नीडल इंसर्ट करने से पहले? तो आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना कि आपको ब्रीथिंग को एक्सेल करना है। जैसे आप पेशेंट में एनिमा लगाते हो तो आप क्या करते हो? पेशेंट को बोलते हो एक्सेल करो, वैसे यहाँ पे करना है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है नीडल डालने से पहले एक्सेल द ब्रीथ एंड होल्ड करना है, होल्ड कर लेना है, उसको कहना होल्ड करना है जब तक प्रोसीजर कंप्लीट ना हो। एंड ये प्रोसीजर विद इन 10 to 20 सेकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि इतनी देर तक सांस थोड़ी रोकेगा वो, उसको हाइपोक्सिया करवा दोगे वरना तुम लोग। हाँ ओके, तो ये अब ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ आ चुका है। आफ्टर, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्टर कौन सी पोजीशन देंगे? तो पोजीशन को आप देना राइट, आफ्टर प्रोसीजर राइट लेटरल पोजीशन देनी है आपको, ठीक है सर। क्यों देते हैं राइट लेटरल पोजीशन? क्योंकि हमने यहाँ पे बताया राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर आपका क्या होता है? आपका लीवर होता है। आप नीडल को कौन से एंगल से इंसर्ट करते हो? हॉरिजॉन्टल एंगल से इंसर्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, एंड बाइल लीकेज हो सकता है वहाँ से, बाइल। तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो? राइट लेटरल पोजीशन देते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूछो तो आप करना बाइल, सेकंड प्रायोरिटी पे करना ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे बाइल कीजिएगा, सेकंड प्रायोरिटी ब्लीडिंग करना। मुझे पता था यहाँ पे 100% ब्लीडिंग पे जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि राइट लेटरल पोजीशन क्यों देते हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ बाइल, एंड सेकंड प्रायोरिटी पे करना है टू प्रिवेंट हेमरेज। ओके,
यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट लेटरल पोजीशन। ओके, ठीक है। एंड जो लेटरल पोजीशन होती है, ये जैसे कि आप पेशेंट को एनिमा लगा रहे हो, टेम्परेचर, वैसे तो सिम्स लेटरल लेते हैं, सिम्स लेटरल लेते हैं वैसे तो, लेकिन लेटरल अगर सिम्स लेटरल नहीं होता तो लेफ्ट लेटरल भी लेते हैं। तो एनिमा, रेक्टल टेम्परेचर वाली जो आपकी कंडीशन होती है, प्लेटस ट्यूब इंसिजन, वहाँ पे आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ आगे जो मैं बता रहा था, देखो वही क्वेश्चन आ गया है जो हम बात कर रहे थे। प्रिजर्वेटिव यूज फॉर यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं आप? बोरिक एसिड भी करते हैं सर, H2O2 भी करते हैं सर, फॉर्मेलिन भी करते हैं सर। HCl थोड़ी करोगे यार, HCl तो वैसे ही निकल गया। तीनों करते हैं। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखो, अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हैं ना कि सर पढ़ तो लिए नोट्स पे, तीनों करते हैं, लेकिन अगर आप तीनों पूछ लिए ऑप्शन में तो उसने तीनों दे दिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता ना तो आपके तीनों राइट आंसर होते, ऑल ऑफ द अबव में तीनों राइट आंसर होते, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? जो बोरिक एसिड होता है, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन यूज इन यूरिन सैंपल कलेक्शन, जो लीस्ट होता है। अब यहाँ पे लीस्ट भी तो पूछ सकता था, लीस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव एजेंट यूज इन यूरिन सैंपल, तो आप जाइएगा फॉर्मेलिन पे। ठीक है, एंड बोरिक एसिड होता है वो मोस्ट कॉमन यूज होता है। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बोरिक एसिड। क्वेश्चन ऐसे है तो घुमाते हैं एग्जामिनर। आइए, विच पोजीशन इज प्रोवाइड टू एडमिनिस्टर यूरिनरी कैथेटर। आप पेशेंट को एक यूरिनरी कैथेटर एडमिशन देना चाहते हो, यूरिनरी कैथेटर डालना चाहते हो, तो पोजीशन कौन सी दोगे? तो सुपाइन दोगे, डोर्सल रिकम्बेंट दोगे, लेटरल दोगे, फाउलर दोगे। तो सब ये लैला मजनू वाले ऑप्शन है वो तो निकल गए। हाँ, अब बच्चे अपने पास दो, ये वाला एंड ये वाला। अब आपको पता है मेल में तो सुपाइन देते हैं एंड फीमेल में डोर्सल रिकम्बेंट देते हैं। पढ़ के तो इतना ही गए थे सर, ये नहीं पढ़ा कि मोस्ट कॉमन भी होती है इनमें से। क्वेश्चन में तो दोनों दे दिए, मेल का भी एंड फीमेल का भी। अब कौन सा करे? कॉन्फ्लिक्ट आ गया अपने सामने। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा राइट आंसर करना है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे, यहाँ पे फीमेल को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि देखो मेल में भी तो कर ही सकते हो यार रिकम्बेंट में, लेकिन इस पोजीशन में आप मेल में भी कर सकते हो, कैथेटर डाल सकते हो, लेकिन इस पोजीशन में आप फीमेल में नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ पे इसने मेल एंड फीमेल नहीं शो किया, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए तो थोड़ी बहुत सूटेबल होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। एंड जो कैथेटर होता है उसको फिक्स कहाँ करते हैं? जो कैथेटर होता है उसको जो आपकी लेटरल थाई होती है, अबो लेटरल इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई होती है ना, आपकी इनर एस्पेक्ट थाई होती है, उस पर आपको कैथेटर को फिक्स किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, कैथेटर को फिक्स करने की साइड में होती है इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर, कल्चर के लिए आप यूरिन सैंपल कर लेना चाहते हो, तो ध्यान रखिएगा कल्चर के लिए जब आपको पूछ ले कि आप कल्चर के लिए कौन से टाइप का सैंपलिंग करोगे, तो कल्चर के लिए आपको जो सैंपलिंग करनी होती है, तो आपको जो राइट आंसर करना है कौन सा वाला? मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब क्या होते हैं? आप लास्ट ड्रॉप को भी फेंकते हो एंड फर्स्ट ड्रॉप को भी फेंकते हो, ये दोनों तो आप फेंक देते हो। एंड ये वाला सैंपल, ये वाले सैंपल आप कलेक्ट करते हो पेशेंट में। ठीक है, ये वाला, तो इससे ये कल्चर के लिए काफ़ी इसको मतलब वो माना जाता है, स्टेराइल मेथड माना जाता है। और लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले कि जो स्टेराइल के लिए स्टेरलाइजेशन जो मेथड होता है, मतलब कि ऐसा कौन सा मेथड है जो स्टेरिलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुप्रा प्यूबिक जो डायरेक्ट आप जो ब्लैडर से अगर आप सैंपल निकाल लेते हो ना, तो वो बिल्कुल स्टेराइल माना जाता है। आप डायरेक्ट अगर ब्लैडर से आप सैंपलिंग ले रहे हो तो उसे हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक मेथड। तो ये काफ़ी ये इफेक्टिव एंड स्टेरलाइजेशन मेथड माना जाता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या राइट आंसर करना है? ठीक है गाइस, तो आपको राइट आंसर करना है यहाँ पे मिड स्ट्रीम सैंपल, मिड स्ट्रीम सैंपल। ठीक है, कल्चर के लिए बोला इसने इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए ध्यान से। ड्यूरिंग कोलोस्टोम इरिगेशन, क्लास हो चुकी है इसकी। द क्लाइंट रिपोर्ट फीलिंग एब्डोमिनल क्रैम्प, व्हाट शुड द नर्स डू इन रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है मैंने क्योंकि अपनी क्लास हो चुकी है। तो क्या है कि कोलोस्टोम इरिगेशन हो रहा था, पेशेंट क्या है एब्डोमिनल क्रैम्प फील कर रहा है, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो यहाँ पे जो नर्स की प्रायोरिटी रहेगी, मैंने बोला था आपको क्रैम्प हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपने फ्लूइड रैपिड डाला होगा, रैपिड फ्लूइड इन्फ्यूजन कर रहे हो आप, रैपिड इन्फ्यूजन की वजह से पेशेंट के एब्डोमिनल क्रैम्प आ रहे हैं। ठीक है, रैपिड फ्लूइड इन्फ्यूजन कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, या तो स्लो कर दो
ठीक है, या डिक्रीज हाइट ऑफ कैन, ठीक है, या फिर क्लैंप द, इसको हटा देता हूँ, या फिर क्लैंप द कैथेटर, क्लैंप कर दो। क्लैंप का मतलब होता है उसको, मतलब जैसे उसको आप बंद कर देना कुछ टाइम के लिए। प्रोसीजर स्टॉप मत कीजिएगा, क्लैंप करना है, ये मत कीजिएगा, ये वाला गलत है, डिसकंटिन्यू कर दो कहीं पे। लोअर द कंटेंट ऑफ फ्लूइड, ये आपको सेकंड प्रायोरिटी पे करना होता अगर ये होता तो, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, क्लैंप द कैथेटर फॉर फ्यू मिनट्स, क्योंकि आपको बंद नहीं करना है, इरिगेशन कंप्लीट करना है, तो आपको कुछ देर के लिए आपको क्लैंप कर देना है ट्यूब को, ताकि पेशेंट के अंदर जैसे कंडीशन सबसाइड हो फिर से आप इरिगेशन शुरू कर सको। तो राइट आंसर इज क्लैंप द कैथेटर फॉर फ्यू मिनट। ये अपनी क्लास हो चुकी है, इस पे देख लीजिएगा जाके आप। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। डायग्नोसिस क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया किसी वजह से भी हुआ हो, नर्स ने असेस किया है, हाइपोक्सीमिया है उसके अंदर। द क्लिनिकल सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट, कि कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा, ट्विचिंग, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड, नेगेटिव ट्राउजी साइन, हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लक्स। तो देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोनों साथ रहते हैं। जब जब कैल्शियम बढ़ेगा मैग्नीशियम बढ़ेगा, लेकिन जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है, ये इनके एंटागोनिस्ट होता है। अगर ये बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होते हैं, ठीक है, ओके। तो ट्विचिंग का मतलब, अब दो टाइप के साइन देखने को मिलते हैं, वोस्टक साइन, वोस्टक साइन एंड ट्राउजी साइन, ठीक है। ट्राउजी साइन को असेस करते हैं बीपी चेक करके, बीपी चेक करते हो आप पेशेंट में, देन पेशेंट के अंदर कार्पोडल स्पाज्म देखने को मिलते हैं। अलग से समझाता हूं, बीपी चेक करते हो आप पेशेंट में, ट्राउजी साइन आप कैसे चेक करोगे, ट्राउजी साइन के अंदर आप बीपी लेते हो पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट का जो है वहां पे कार्पोडल स्पाज्म देखने को मिलता है, कार्पोडल स्पाज्म। तो ये किसको इंडिकेट करता है, ट्राउजी साइन, मतलब ये हाइपोकैल्सीमिया है। एंड वोस्टक साइन, वोस्टक साइन, चौवस्टक नहीं होता है, वोस्टक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप पेशेंट के जो एंगल ऑफ जो होता है, एंगल ऑफ जो होता है फेस के ऊपर चेक करते हैं एंगल ऑफ जो पे, ठीक है। तो वहां पे अगर आप टैप करते हो, टैपिंग करते हो, तो पेशेंट की मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ट्विचिंग देखने को मिलती है, वहां पे पेशेंट की मसल्स खिंचने लगती है। तो इसको क्या कहते हैं आप, हाइपोकैल्सीमिया इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ट्विचिंग, यस सर ट्विचिंग तो होती है, ट्विचिंग तो होती है। हाइपोएक्टिव बाउल साउंड नो, नेगेटिव ट्राउजी साइन नो, एंड ऑप्शन डी हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये भी नो, क्योंकि मैग्नीशियम का डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट होंगे अगर मैग्नीशियम के लेवल डिक्रीज होगा, तो हाइपोएक्टिव थोड़ी होंगे, ठीक है। तो ट्राउजी साइन कैल्शियम की बात हो रही है यहाँ पे, वैसे भी मैग्नीशियम की नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, ट्विचिंग राइट आंसर करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A client has received a transfusion of platelets. The nurse evaluates that client is benefit most from the therapy if the client exhibit which finding. क्या पूछना चाहता है, ध्यान से सुनना। क्लाइंट को क्या चल रहा है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। नर्स ने क्या इवालुएट किया, नर्स इवालुएट करना चाहती है कि पेशेंट को जो आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। कि आप ऐसे ही कर रहे हो पेशेंट के अंदर, पहले बात तो प्लेटलेट क्यों ट्रांसफ्यूज कर रहे हो ये भी तो आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मैं उसको समझाता हूँ, आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनते हैं ये वाला, तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी। देखो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पूछता है आपसे, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट तो आप कीजिएगा 1.5 to 4.5 लाख मिली ml 1.5 to 4.5 mm per cubic mm, lakh per cubic
mm, ये नॉर्मल काउंट होता है, ठीक है। अगर लेस देन 1 लाख आती है, लेस देन 1 लाख आती है प्लेटलेट, तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ध्यान से सुनिएगा आप, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर प्लेटलेट लेस देन 50,000 आ जाती हैं, 50,000 आ जाती हैं, तो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। प्रिकॉशन लेने हैं यहाँ पे आपको, पेशेंट के अंदर आपको प्रिकॉशन लेने हैं। पेशेंट को ऐसे कोई भी एक्टिविटी मत करने देना जिससे उसको चोट लगे ना ब्लीडिंग हो। अगर लेस देन 20, अरे यार, अगर लेस देन 20,000 पर क्यूबिक mm होती हैं, तो पेशेंट के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम्स के अंदर। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, क्लाइंट हैज रिसीव ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट। तो पेशेंट के अंदर देखो ब्लीडिंग हो गई, पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, एंड मैंने क्लास ले रखी है, पूरी एक क्लास ले रखी है इस पर कि कैसे हेमोस्टेसिस की कंडीशन होती है। आप उसको देखिएगा, जो अगर स्टूडेंट फ्री रहे तो आप देखना कि कैसे हेमोस्टेसिस होता है, कैसे ब्लीडिंग रुकती है, बीटी टाइम क्या होता है, सीटी टाइम क्या होता है। तो अगर प्लेटलेट का एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने का मकसद क्या है? ब्लीडिंग से रोकना। अगर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। एंड स्टॉप होना तो इंक्रीज हीमोटोक्रिट वैल्यू। यार प्लेटलेट कब से आपके हीमोटोक्रिट वैल्यू बढ़ाने लग गई? नहीं बढ़ाती है। इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, कोई मतलब नहीं है। डिक्लाइन एलिवेटेड टेम्परेचर टू नॉर्मल, ये भी इसका कोई रैशनल नहीं बनता। तो देखो इसमें जो फोर्थ रैशनल होता है इसके अंदर ये है कि डिक्रीज ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट एंड गम्स। तो यहाँ पे ओजिंग का मतलब होता है बहना, जो ओजिंग का मतलब होता है उसे कहते हैं बहना। अब पानी क्या रहता है? बहता हुआ रहता है। ब्लड क्या रहता है? बहता हुआ रहता है। इसे हम कहते हैं डिक्रीज ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट, मतलब आपकी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इफेक्टिव है, तो ये आपको प्लेटलेट से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो आपका 19 क्वेश्चन है। द नर्स डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट इज हैविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, आफ्टर दैट नर्स स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच एक्शन शुड बी टेकन नेक्स्ट। मतलब कि आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, लेकिन आपने क्या देखा कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम कहलाता है हीमोलाइटिक रिएक्शन, हो गई है। तो उस कंडीशन में नर्स ने क्या किया है? स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नर्स ने एक स्टॉप तो कर दिया, जो इनिशियल एक्शन था, फर्स्ट एक्शन था, वो तो कर दिया है। सेकंड एक्शन क्या होगा इसके बाद के अंदर? तो देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ हीमोलाइटिक रिएक्शन, क्योंकि ये एलियम्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से। हीमोलाइटिक रिएक्शन, इसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जो फर्स्ट 15 मिनट होते हैं ना, फर्स्ट 15 मिनट में आप ब्लड है वो स्लो ट्रांसफ्यूज करते हो, स्लो ट्रांसफ्यूज करते हो, ताकि अगर कोई पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले तो आप उन्हें फाइंड आउट कर सको, एंड आप पेशेंट को उस कंडीशन से प्रिवेंट कर सको हीमोलाइटिक रिएक्शन से। आपने क्या देखा, पेशेंट में हीमोलाइटिक रिएक्शन शुरू हो गई है, आपने फर्स्ट 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे हम 10 to 20 ड्रॉप्स डालते हैं पर मिनट, ठीक है। तो देखा आपने हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गई है, तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे यहाँ पे? तो आपका जो एक्शन होगा, नर्सिंग एक्शन होगा, ये समझना। आप नर्सिंग एक्शन से ही तो क्वेश्चन बनेगा ना, हम नर्स ही तो हैं, डॉक्टर थोड़ी है। तो फर्स्ट एक्शन होता है ऐसी कंडीशन में स्टॉप करो प्रोसीजर को। सारे एक्शन बता रहा हूँ, प्रोसीजर को स्टॉप करना है। स्टार्ट एनएस स्टार्ट कर दो, ठीक है। देन एनएस स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है? इन्फॉर्म डॉक्टर है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एंड जो फोर्थ होता है यहाँ पे एडमिनिस्टर डेक्सोना या एविल या फिर आप हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्टर, जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे यहाँ पे आपको हाइड्रोकोर्टिसोन, एविल जो भी दे आप यहाँ पे दे सकते हो पेशेंट को। ये आपके नर्सिंग एक्शन रहते हैं, ठीक है, ये एक्शन रहते हैं। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में ये तो बोला इसने कि नर्स ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तो स्टॉप कर दिया है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी? रिमूव द आईवी लाइन, बिल्कुल नहीं, गलत है। रन ए सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, ये दोगे क्या? नहीं। रन नॉर्मल सलाइन एट कीप वेन ओपन रेट, हाँ ये देंगे हम। ऑब्टेन कल्चर ऑफ द टिप ऑफ कैथेटर डिवाइस रिमूव फ्रॉम द क्लाइंट।
ये जो लेटर स्टेज में करते हैं सब चीज़ें, लेकिन आपके इनिशियल एक्शन जो मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है, साइकेट्रिक से है। हेल्यूसिनेशन विच अकर जस्ट प्रायर टू स्लिप, मतलब आप सोने जा रहे हो, गोइंग टू स्लिप। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, पहले ये समझाता हूं मैं, अगर ऑब्जेक्ट सबको पता है, फिर भी अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है और वहां से अगर पेशेंट को मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है लेकिन पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि सामने कोई है, उससे हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन पेशेंट उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, मतलब सामने आपको कर्टन दिख रहा है, चेयर दिख रही है, लेकिन उसे परसीव हो रहा है कि कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वो क्या है, हेल्यूसिनेशन है, सॉरी इल्यूजन है, इल्यूजन कहते हैं उसे, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो उसका हेल्यूसिनेशन कहिएगा, जैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, एंड आपके जो बहुत सारे इस टाइप के हेल्यूसिनेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक दो टाइप के हेल्यूसिनेशन होते हैं, हिप्नोगोगिक, हिप्नोपॉम्पिक। तो हिप्नोगोगिक होता है, आपको कैसे याद रखना है गाइस, गोइंग मतलब कि आप सोने जा रहे हो, गोइंग टू स्लीप, तो आपको कौन सा होगा, हिप्नोगोगिक वाला, ठीक है। जी से जी याद रखना, गोइंग टू स्लीप। अगर आप उठे हो, अवेक, तो आपको कौन सा होगा, हिप्नोपॉम्पिक, ये भी याद रखना। हिप्नोपॉम्पिक जब आप उठते हो, उससे जब आप हेल्यूसिनेशन होते हैं तो उसे कहते हैं हिप्नोपॉम्पिक। अगर आप जा रहे हो सोने, आपको हेल्यूसिनेशन होते हैं, हिप्नोगोगिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल सिम्टम्स एक्सेप्ट, पूछा है क्वेश्चन में। ऑटिज्म होता है, एक लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होता है, एक एम्बिवेलेंस होता है, एक अफेक्टिव डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन एपनिया नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑटिज्म हो गया, लूजिंग एसोसिएशन हो गया, एम्बिवेलेंस हो गया, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ऑटिज्म क्या होता है, पेशेंट के अंदर सोशल कम्युनिकेशन देखा जाता है, पेशेंट मतलब कि लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, पेशेंट आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, इसके लिए इफेक्टिव होती है, प्ले थेरेपी देते हैं, ठीक है। और देखिए इसके अंदर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, पेशेंट जो वर्ड यूज करता है वो एक दूसरे से बिल्कुल आर्टिकुलेट नहीं हो पाते हैं, मतलब कि मैच नहीं करते हैं, कि कहीं ट्रैक नहीं, मतलब एक ट्रैक पे नहीं रहता है वो, मतलब कुछ की बातें करता है, कहीं भी कहीं बातें करने लगता है, बातें कुछ और कर रहा था, कुछ और बोलने लग गया, जैसे कि खाना हो गया, जैसे घूमने जाना है, मैं पढ़ रहा था, ऐसे, मतलब कि एसोसिएट ही नहीं करते बातें, उसके जो थॉट्स होते हैं एक दूसरे से मिलते नहीं है, उसे हम कहते हैं लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट नहीं होते हैं। एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। एम्बिवेलेंस मतलब कि एक वन टाइम के अंदर पेशेंट के अंदर सेम टाइम में अपोजिट फीलिंग देखने को मिलती है। पापा से मतलब अपने पापा से वो क्या चाहता है, पापा के एक तरफ हंसता है, दूसरी तरफ वो सडनली रोना चाहता है, पापा को वो एक तरफ थैंक यू बोलना चाहता है, एक दूसरी तरफ से वो पापा को वो गुस्सा करता है। ऐसी कंडीशन जहां पे पेशेंट एक साथ दो अपोजिट फीलिंग शो करते हैं उसे हम कहते हैं एम्बिवेलेंस। एंड अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, अफेक्टिव एम्बिवेलेंस हो गया, दूसरा आपका आ जाता है फिर अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपका अफेक्टिव डिसऑर्डर का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 सिम्टम्स याद करने हैं, एंड ये सिम्टम्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। All the following are fundamental symptoms of schizophrenia except। तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, सिंपल सा बोलना है आपको। फंडामेंटल सिम्टम्स का दूसरा नाम होता है 4A सिम्टम्स। 4A सिम्टम्स ही आपके होते हैं फंडामेंटल सिम्टम्स। एंड ऑटिज्म में आपका फर्स्ट होता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, एम्बिवेलेंस एंड अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। आपके ये 4A फंडामेंटल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट पूछा है तो एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग थोड़ी होती है। आपको 4A सिम्टम्स, ऑटिज्म, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, एम्बिवेलेंस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज INC इंक्लूडेड साइकेट्रिक नर्सिंग एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन BSc नर्सिंग इन विच ईयर।
मतलब कि बीएससी नर्सिंग के अंदर आईएनसी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में माना गया था। वो कब ऐड किया गया था बीएससी नर्सिंग के अंदर साइकेट्री को? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो 1975 के अंदर है जो आपके एमएससी नर्सिंग के अंदर साइकेट्री को ऐड किया गया था। 1946 में है जो आपकी बीएससी नर्सिंग आई थी। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कब लॉन्च हुई थी? 1946 में। साइकेट्रिक ऐड नहीं हुई थी, यहाँ पे सुन लीजिएगा ध्यान से, बीएससी नर्सिंग आई थी 46 में। 1965 के अंदर बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे भी साइकेट्रिक लिख लीजिएगा ना कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे भी साइकेट्रिक ऐड हुई थी। एंड 1959 के अंदर आपकी एमएससी आई थी, राजकुमारी अमृतसर कौर, ठीक है। ये 1959 के अंदर आई थी आपकी एमएससी नर्सिंग, 1946 में बीएससी नर्सिंग, 1975 के अंदर साइकेट्रिक को ऐड कर दिया गया था एमएससी में, 65 में बीएससी नर्सिंग में ऐड किया गया था। तो इस तरीके से आपको ये माइलस्टोन भी याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज अनफॉर्म्ड हेलुसिनेशन, अनफॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन आर सीन इन विच ब्रेन लोब, ठीक है। मतलब कि अनफॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फॉर्म, एक होता है अनफॉर्म्ड। दो टाइप के होते हैं। तो फॉर्म्ड में क्या होता है, आपका कौन सा लोब अफेक्ट होता है? तो फॉर्म में आपको करना है टेम्पोरल लोब अफेक्ट होता है। एंड अनफॉर्म्ड में आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है, ठीक है। एंड आपसे पूछ ले ना तो अनफॉर्म दे रखा हो ना अनफॉर्म दे रखा हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है विजुअल हेलुसिनेशन में टेम्पोरल लोब अफेक्ट होता है। टेम्पोरल लोब आपका विजुअल हेलुसिनेशन में अफेक्ट होता है, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है अनफॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन सीन इन द विच ब्रेन लोब अबनॉर्मलिटी, कौन सा ब्रेन का अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी? तो राइट आंसर इज ऑक्सीपिटल। अगर फॉर्म्ड पूछता टेम्पोरल, ठीक है, पैराइटल एंड फ्रंटल। एक बात और बताना चाहता हूं, एल्जाइमर डिजीज, जो एल्जाइमर डिजीज होती है उसमें कौन सा लोब अफेक्ट होता है? टेम्पोरल लोब एंड पैराइटल लोब आपके एल्जाइमर डिजीज में अफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, टेम्पोरल लोब एंड पैराइटल लोब आपके एल्जाइमर डिजीज में अफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके डिमेंशिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है, ठीक है। एंड पिक डिजीज, हाँ एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, पिक डिजीज सुअर, जो सुअर का मांस खाते हैं उनमें देखा जाता है। यहाँ पे कौन से लोब अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिएगा फर्स्ट आपका फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब, ये वाला फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब आपके पिक डिजीज के अंदर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 24 इज थॉट डिसऑर्डर इन विच द आंसर इज रिलेटेड टू क्वेश्चन इन सम डिस्टेंस वे एंड द गोल ऑफ थॉट इज नेवर रीच्ड, फिल द ब्लैंक। मतलब कि यहाँ पे क्या पूछा है कि हिंदी में समझ लीजिए कि एक कोई पर्सन है, वो बहुत घुमा फिरा के बातें करता है, ठीक है। आपने उससे नाम पूछा, अपना नाम तो नहीं बताएगा वो, लेकिन पूरी बातें कर देगा, पूरी फैमिली की, पूरी दुनिया की बातें करने लग जाएगा कि उधर उधर जाते हैं, उधर से आते हैं, मैं यहाँ घूम के आया था। मतलब कि आपको पूरे मार्केट की शेयर करवा देगा, अपने घर के आसपास की शेयर करवा देगा, लेकिन खुद का नाम नहीं बताएगा, अपने घर का नाम नहीं बताएगा। मतलब पेशेंट अपने अगर गोल तक नहीं पहुँच पाता है, जो आपने पूछा है, उसे आप कहते हो टेंजेलिटी, ठीक है, टेंजेंटलिटी। और अगर पहुंच जाता है तो सब कहते हो सर्कमस्टेलिटी, ठीक है, सर्कमस्टेलिटी, ओके। तो इसे आप कहते हो सर्कमस्टेलिटी। अगर पहुंच जाता है तो आप कहते हो सर्कमस्टेलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, थॉट इज नेवर रीच्ड, कभी नहीं पहुंच पाता वो, तो उसे आप क्या कहोगे, टेंजेंटलिटी, ठीक है, टेंजेंटलिटी इसे कहते हैं एंड सर्कमस्टेलिटी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट पूछा है। तो आपको देखो मैं समझा देता हूँ। साइकोटिक डिसऑर्डर आप समझ लोगे तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर, तो साइकोसिस का नाम तो सुना होगा। साइकोसिस के अंदर तीन तरीके के देखे जाते हैं, फंक्शनल साइकोसिस, अफेक्टिव साइकोसिस एंड ऑर्गेनल साइकोसिस, ठीक है। फंक्शनल साइकोसिस में आ जाता है आपका सीजोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन आते हैं आपके फंक्शनल साइकोसिस में। एंड जो आपका अफेक्टिव साइकोसिस में आते हैं आपके मेनिया एंड डिप्रेशन। एंड ऑर्गेनोसाइकोसिस के अंदर आते हैं आपके डिलेरियम एंड डिमेंशिया। इसके अलावा जो भी बचते हैं, इनके अलावा जो भी रिमेनिंग है, वो आपके स्पेशल डिसऑर्डर एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आते हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट में इंसाइट तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एंग्जाइटी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, साइकोसिस मैंने समझाया, तो साइकोसिस छोड़ के बाकी सारे न्यूरोटिक एंड स्पेशल डिसऑर्डर होते हैं।
तो राइट आंसर इज सिजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है, बाकी ये भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ओसीडी न्यूरोटिक है, फोबिया न्यूरोटिक है। तो ये तो होंगे नहीं, यही होगा आपका राइट आंसर, एक्सेप्ट पूछा है क्योंकि, तो सिजोफ्रेनिया करना आप राइट। 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एपीसी इज डिफाइंड एज परवेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर एंटीपार्टल हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज मतलब कि इसने क्या पूछना चाह रहा है कि कब देखने को मिलता है एपीएच। तो ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 28 वीक से लेके टिल सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, टिल सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक अगर ब्लीडिंग होती है मदर में तो उसे आप काउंट करते हैं एपीएच के अंदर। और अगर यही ब्लीडिंग लेस देन 28 वीक होती है तो आप इसे अबॉर्शन कहते हो, अबॉर्शन, ठीक है। वैसे तो अबॉर्शन 22 वीक पहले माना जाता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या बोलोगे, लेस देन 28 वीक आप क्या जो कहते हो अबॉर्शन, और ब्लीडिंग होती है तो अगर आफ्टर 28 वीक होती है जेस्टेशनल एज तो उससे आप क्या कहते हो, एपीएच कहते हो। तो एपीएच की सिंपल सी डेफिनेशन पूछिए यहाँ पे, आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन एज एपीएच एंड आफ्टर 24 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। अगर 28 वीक पे आप एमटीपी करते हो एंड 36 वीक होता है ये आपका बच्चा प्री टर्म कहलाता है। 37 वीक से पहले अगर बच्चा डिलीवर होता है तो आप क्या कहते हो, उसे प्री टर्म कहते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली बातें। एंड एपीएच के अंदर वन मोर पॉइंट, कुछ बातें सुन लीजिए। एपीएच के अंदर आपके 3 डिसऑर्डर पढ़े जाते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा एंड वेसा प्रीविया। अब्रप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया एंड वेसा प्रीविया, ठीक है। मोस्ट कॉमन पूछ ले, मोस्ट कॉमन कोज फॉर एपीएच तो आपको करना है अब्रप्सियो प्लेसेंटा, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। ये सब आपको करना है, राइट ना। तो ये बाकी डिसऑर्डर है सर आपको ओबीजी में पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फील्ड बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, मतलब कि मदर प्रेगनेंसी के अंदर अगर बच्चे के मूवमेंट को फील कर रही है तो उसे कौन सा साइन बोलोगे आप, तो आपको राइट आंसर करना है। देखो फर्स्ट आता है आपका यहाँ पे, पहला आता है लाइटनिंग, सेकंड क्विकनिंग, ब्लोटमेंट एंड एंगेजमेंट। तो लाइटनिंग कब देखने को मिलता है, तो लाइटनिंग होती है आपके एंगेजमेंट की वजह से देखने को मिलती है। फिटल हेड अगर जाके मदर के पेल्विक इनलेट में फिक्स हो जाता है तो आप क्या कहते हो, एंगेजमेंट। तो लाइटनिंग मतलब कि मदर के अंदर थोड़ा सा मदर को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी से, क्योंकि उसका मदर का जो बेबी होता है मदर के डायफ्राम को शिफ्ट करके रखता है अबोव की साइड में, तो मदर को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। तो मदर को लाइटनिंग की वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ब्रीथिंग के अंदर, और ये देखने को मिलते हैं आपके 36 वीक पे। लाइटनिंग कब देखने को मिलती है, 36 वीक पे। क्विकनिंग जो देखने को मिलती है, मदर ने क्विकनिंग कब फील की है, तो आप कीजिएगा 16 से 18 वीक पे मदर के अंदर क्विकनिंग फील होती है। प्राइमी मदर के अंदर करना आप 18 वीक पे। एंड ग्रेविड, प्राइमी मतलब कि ये हो गई आपकी प्राइमी की और ये हो गई आपकी मल्टी की, ठीक है। 16 वीक पे मल्टी के अंदर, प्राइमी के अंदर 18 वीक पे। एंड जो ब्लोटमेंट होता है, ब्लोटमेंट मतलब कि आप 2 फिंगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 टाइप का होता है। तो आपको 16 से 18 वीक की ब्लोटमेंट याद रखना है। सबसे पहली बात तो लगभग रेंज बताइए मैंने, फर्स्ट प्रायोरिटी पे 18 पे जाना आप, ठीक है। तो ब्लोटमेंट क्या होता है, 2 फिंगर आर इंसर्ट इनटू द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। तो आप वहां पे जाके यूट्रस को टैप करते हो तो इसे कहते हैं इंटरनल ब्लोटमेंट। इसका डायग्राम डाल के देखना, ठीक है, मैं ग्रुप पे भी भेजूंगा इसका डायग्राम, आप डाल के देखना, भेज रखा है मैंने ग्रुप पे इसका डायग्राम। और अगर आप एक्सटर्नल वन हैंड आपके मदर के जो वूम्ब होता है, जो मदर का स्टमक होता है वहां पर रख के दूसरे साइड से आप टैप करोगे तो आप जैसे बेबी जैसे मूव कर रहा हो वहां पे ऐसे फील होगा, उसे कहते हैं ब्लोटमेंट कहते हैं। और एंगेजमेंट एंड लाइटनिंग कंडीशन अलग अलग है, बस दोनों एक जगह इवेंट होते हैं। एंगेजमेंट मतलब लाइटनिंग का मतलब मदर को रिलीफ फील होना, बच्चे का नीचे आना, एंड एंगेजमेंट मतलब बच्चे का फिक्स होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 होता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेबीज आर टर्म्ड एज पोस्ट टर्म बेबीज। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा डाटा याद होनी चाहिए। तो देखो क्या करना है, पोस्ट टर्म बेबीज किसको बोलोगे, तो पोस्ट टर्म बेबीज तो सबसे पहले समझ लेते हैं 36 से 38 वीक के बेबी। तो देखो ये बच्चा तो आपका प्री टर्म में भी आ रहा है और टर्म में भी आ रहा है। अगर 38 वीक पे डिलीवर होता है तो टर्म कहलाएगा, 36 वीक पे तो प्री टर्म कहलाएगा। मोर देन 42 वीक होता है इसको आप पोस्ट टर्म बेबीज कहते हो, पोस्ट टर्म कहते हो।
35 to 30 वीक पे आता है तो आप इसे प्री टर्म कहते हो, ठीक है। और अगर 39 to 41 वीक होता है तो आप इसे टर्म बेबीज कहते हो। तो ये आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। अब आपको एक यूनिवर्सल पॉइंट याद रखना है, अगर देखो क्योंकि ये काम आएगा जब आप वो निकालोगे ना जीटी पाल स्कोर, जीटी पाल स्कोर तब ये काम आता है। अगर ऑप्शन में एट 37 वीक दे रखा हो तो आप समझना बच्चा क्या है, प्री टर्म है, ठीक है। और अगर कंप्लीट 37 वीक दे रखा हो, ये देके रखता है, ये कंप्लीट 37 वीक देके रखा हो तो आप उसी कंडीशन में बच्चों को टर्म में भी जमाना, अदरवाइज आपको प्री टर्म काउंट करके चलना है, तभी आप जीटी पाल निकाल पाओगे, वरना गलत कर दोगे। तो ये ध्यान रखना है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस इन द फिटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। इसकी भी क्लास अपनी हो चुकी है, जाके देखना, ठीक है। इसकी क्लास अपने ले रखी है बच्चे के अंदर कब क्या देखने को मिलता है, एंड ये आपको मिलेगा बच्चे के जो आरबीसी वाला चैप्टर है वहाँ पे जाके देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये साइट होती है इसकी। तो देखिएगा जनाब ध्यान से कि बच्चे के अंदर प्राइमरी साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस इन द फिटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। क्वेश्चन को बहुत गौर से करना है, इसके अंदर बहुत गजब बात पूछी है। एक तो प्राइमरी साइट पूछी है, दूसरी किस में पूछी है, फीटस में पूछी है, और कब पूछी है, मिड प्रेगनेंसी में पूछी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यॉर्क सैक एट द 3rd वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, बच्चे के यॉर्क सैक से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर लीवर एंड स्प्लीन से ये आपके 3rd मंथ पे कंप्लीट होती है, 3rd मंथ से इसके अंदर देखे जाते हैं। देन बोन मैरो से ये आपके 6 मंथ बाद बच्चे के अंदर बोन मैरो से आपके हेमाटोपोइसिस होने लगता है। तो यॉर्क सैक से मतलब कि बच्चे के अंदर कब देखा जाता है, 3rd मंथ पे, 3rd वीक पे, नॉट मंथ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिड प्रेगनेंसी मतलब कि बात कहाँ आ रही है यहाँ पे, मिड प्रेगनेंसी मतलब कि बच्चा, अब देखो यहाँ पे तो आफ्टर 6 मंथ तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 3 to 6 मंथ किस में आ रहा है, लीवर एंड स्प्लीन से, क्योंकि 6 मंथ बाद मतलब ये ड्यूरेशन तो काउंट होगा, ये वाला। हाँ अरे भाई मतलब कि सिंपल सी बात है, ये ड्यूरेशन तो काउंट हो गई ना, 3 से 6 महीना कहाँ गया, लीवर एंड स्प्लीन में तो रहा ना। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान रखना, लीवर को फर्स्ट देना एंड स्प्लीन को सेकंड देना, ठीक है। यहाँ पे मिड प्रेगनेंसी की बात की तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे लीवर, ठीक है, क्योंकि दोनों दे रखे हैं, इतने रट के जाते हैं कि लीवर एंड स्प्लीन से होता है। आप कंफ्यूज हो गया कि लीवर भी इसमें भी फर्स्ट कौन होगा, तो लीवर होता है फर्स्ट होता है, स्प्लीन आपको सेकंड करना है मिड प्रेगनेंसी में, ये आपका होता है आफ्टर 6 मंथ होता है बोन से, ठीक है। ये पूरी जब आपके बाद मतलब 20 साल तक फिर यही करता है आपके जो रेड बोन मैरो एंड वाइट बोन मैरो, ये दोनों आपके येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ये दोनों आपके 20 साल तक हेमाटोपोइसिस फंक्शन करते हैं। लेकिन आफ्टर 20 ईयर आपका येलो बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होते हैं वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं पूरे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी 13। यहाँ पे मैं आपको चारों समझा देता हूँ। ट्राइसोमी 13, ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, या जो एक्स होता है सेक्स के अंदर भी एक्स वाला कम हो जाता है, ठीक है। फीमेल के अंदर मोनोसोमी देखी जाती है। पटाउ सिंड्रोम का मतलब कि अगर ट्रायोसोमी ऑफ 13, ठीक है। एडवर का मतलब होता है ट्रायोसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, एंड डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है ट्रायोसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। तो ये आपको किससे याद रखने हैं, ये ट्रायोसोमी वाले याद रखने हैं। एंड देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, पटाओ में टी आ रहा है तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, 13 मतलब 13 किससे स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है। एडवर मतलब 18 और 18, ठीक है। EIGSTN आपको स्पेलिंग तो आती है ना, स्पेलिंग तो ध्यान रखना। 18 एडवर का 18 याद रखना। डाउन सिंड्रोम तो यूनिवर्सल है, हर किसी ने रट रखा है, 21 सिंड्रोम से होता है। तो ये आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है एंड आपको फुली कॉन्सेंट्रेट करना ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। जब तक आपका नोट सेट नहीं लगता, और हो सकता है क्या पता इसका डेट फिर से एक्सटेंड हो भी जाए, ना भी हो, तो आपको प्रिपरेशन 8 के अकॉर्डिंग ही रखना है। सो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर कोई यहाँ से डाउट रहता है किसी क्वेश्चन को लेकर तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दीजिएगा, हम वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आज के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।